अंक वाले क्वेश्चन होंगे और हिंदी 10th क्लास के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जो आपके लिए पेपरों में काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। अगर आपने इनको पूरी तरीके से गहनता से पढ़ा और आपने गंभीरता से काम किया तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपरों में अवश्य मिलेंगे। ये मेरा आपसे ताल ठोक के दावा है, छोटा मोटी बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है। और ध्यान से सुनना और कंसीडर करो, अपने आप को पढ़ने के लिए मनाओ कि पढ़ना ज़रूरी है। और ये जो ना लास्ट समय चल रहा है पेपरों का, इसमें आपको बहुत अच्छी तैयारी करना है। तो आइए मैं आज स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए समझाना आज के क्वेश्चन 2 नंबर वाले। बादल राग कविता में कवि ने बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा? उत्तर है इसका, कवि बादल को क्रांति का प्रतीक मानता है। क्या मानता है? क्रांति का प्रतीक मानता है कभी बादलों को। बादल के अंदर क्या होता है, वो कभी भी जो है बरस सकते हैं, ठीक है, कभी भी घटा आ सकती है। इसलिए बादल को जो कवि ने क्या करा है, क्रांति का प्रतीक माना है। प्रतीक यानी पहचान। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है। क्रांति जब आती है यानी जब बादल बरसते हैं तो तमाम गंदगी साफ हो जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय की बात कवि ने यहाँ पर उपमा दी है इस चीज की। तथा शोषित व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिलती है। अब जिनका शोषण समाज में होता है उन लोगों को होता है जीने की स्थिति मिलती है, और वो किसी के दाब धोंस अथवा कहते अधिकार में नहीं रहते और स्वयं के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। इसी कारण कवि ने बादलों को विप्लव के बादल कहा है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसमें कहते नंबर बहुत सारे थे पर मैंने मुख्य नंबरों को इसमें लिया है। पहला है गुरु की महिमा। गुरु यानी जिसको हम बहुत ज्यादा मानते हैं और जिससे हमने कुछ सीखा होता है, गुरु की महिमा। दूसरा है नाम महिमा, और तीसरा है भक्त तथा प्रेम पर बल। भक्त जो है कोई भी इंसान किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का भक्त हो सकता है, उसके प्रेम के संबंध में तीसरा जो पॉइंट है। और चौथा है पवित्र आचरण पर बल। और पवित्र आचरण, अगर आपका आचरण अच्छा होगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आचरण पर बल दिया। भक्तिकालीन जो है बहुत पुराना समय में, भक्तिकालीन समय में लोग ज़्यादा धार्मिक हुआ करते थे बजाय आज के, और जवान के भी बड़े धनी होते थे और हर चीज़ के से कहते हैं सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे उस जमाने के। आज तो इंसान जो ना मतलबी है और स्वार्थी है, पहले ऐसे लोग नहीं होते थे। तीसरा है भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भारतेंदु युग, भारत का मतलब भारतेंदु युग ना तकरीबन बहुत लंबा युग था। युग कहते हैं जो चीज़ 400 वर्ष तक जो समय चलता है उसे युग कहा जाता है, ठीक है ना। तो युग यानी भारतेंदु युग चला हुआ कम से कम 400 वर्ष तक, जब इसका नाम युग पड़ा है भारतेंदु युग। विशेषताएं, इस युग की रचनाएं देश प्रेम व राष्ट्रभक्ति से सराबोर थी। राष्ट्रभक्ति यानी राष्ट्र के प्रति मन में प्रेम होना। सराबोर यानी होता बहुत ज्यादा प्रेम होना, भरा होना, सराबोर। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों क्या होती हैं, जो इस टाइप की होती है रूढ़ी, क्या कहते हैं यार, वो बिल्ली रास्ता काट जाएगी, एक रूढ़ी है। अरे यार हमने आज फलाने का मुंह देख लिया सुबह उठ के, ये रूढ़ीवादी बातता है यार, वो मैंने उसको देखा यार, उसके वजह से मेरा काम नहीं हुआ, ये रूढ़ीवादिता है। कवि ने इस पे बहुत तंज कसा है। और अंधविश्वासों को दूर करने का, और अंधविश्वास भी दूर करे कवियों के माध्यम से। कवियों ने अपने साहित्य के से, अपने दोष से, अपनी नीतियों से लोगों को ये बताया कि आप जबरदस्ती अंधे उसमें मत जाओ, क्या कहते हैं, अंधकार में मत जाओ भाई। किसी चीज की सच्चाई को जानो कि ये चीज हुई है कि नहीं हुई है, और एकदम ही किसी विश्वास कर लेना, ये जो है कहते हैं अंधकार है, अंधविश्वास है, विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसको कवि ने अपने कहते हैं साहित्य के माध्यम से दूर किया है। समय समय पर जो कवि हमारे देश में, सूरदास है, कालिदास है, रैदास हैं, और भी तमाम कवि हो गए हैं। भरसक प्रयत्न किया
चौथा है जूझ पाठ के आधार पर राव साहब के चरित्र की कोई विशेषताएं लिखिए। तो पहला है इसमें राव साहब उदार, नेक दिल व रोबीले व्यक्ति हैं। राव साहब क्या है? नेक दिल, रोबीले व्यक्ति, उदार। उदार कहते हैं किसी की मदद कर देना, रोबीला यानी जिसका अपने आप में बहुत वजन हो और जिसको क्षेत्र में इसका अच्छा कहते हैं, बात लोग मानते हैं, उसको रोबीला व्यक्ति कहते हैं। बच्चों व महिलाओं के साथ सदव्यवहार करते हैं। सदव्यवहार यानी एक अच्छा व्यवहार करते हैं, बच्चे के हिसाब से देखते हैं, और महिलाओं के जो ना वो काफ़ी जो उनकी समस्याएं रहती हैं उनको दृष्टिगत रखते हैं वो, और उनसे सम्मानजनक भाव से उनको देखते हैं। ये सदव्यवहार की श्रेणी में आता है। दूसरा पॉइंट है राव साहब एक परोपकारी व्यक्ति हैं। राव साहब कैसे व्यक्ति हैं? परोपकार। परोपकार कहते हैं किसी का हम कोई काम कर दें और ऐसा काम कर दें जो हो पाना संभव ना हो, वो परोपकार कहलाता है। किसी की मदद, हेल्प नेचर जिसे कहते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति थे राव साहब। तो अब मैं आपको अन्य क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे कहा था, ठीक 5वां क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निशेष से क्या तात्पर्य है? अब इसमें जो बात बताई गई है वो अहम यानी होता है अहंकार, है ना। किसी व्यक्ति का जब तक अहंकार नहीं समाप्त होगा, जब तक वो क्या है समाज के बारे में कोई इमेजिंग नहीं कर पाएगा, कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। विशेषकर राइटर, है ना, जो राइटर होते हैं उनके लिए क्या है, समाज को दृष्टिगत रखना पड़ता है कि समाज में क्या परेशानी है और हम समाज के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। उसके संबंध में ये क्वेश्चन है। बीज गल गया निसंदेह से तात्पर्य के अहम के समाप्त होने से, यानी अहम यानी अहंकार समाप्त होने से, क्योंकि कविता की रचना के लिए कवि के निजी भावों का दंश नष्ट होना अनिवार्य है। दंश यानी मन में कोई छुपी कोई बात है वो समाप्त हो जाए और कभी अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के रूप में और समाज का चिंतक के रूप में और समाज के लिए कार्य करने की दृष्टि से कभी को सोचना पड़ेगा। तो वहां क्या है, उसके मन में किसी प्रकार का मेल नहीं होना चाहिए, हृदय में कोई बात ना रह जाए, उसी को कहते हैं अहंकार समाप्त हो जाना। क्योंकि जब कवि का अहम समाप्त होगा तभी सर्वजन हिताय रचना का उदय होगा। सर्वजन हिताय यानी जिसमें सबका हित हो, छोटे का, बड़े का, अमीर का, गरीब का, कमजोर का, सबका हित तभी संभव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात से, नीड़ों यानी होता है घोंसला, है ना। तो जो पक्षी होते हैं वो अपने बच्चों को घोंसले में रख के चले जाते हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए निकल जाते हैं बेचारे। वो पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं, उनके बच्चे इस आशा से नीड़ों से झांक रहे हैं कि उनके माता पिता उनके लिए दाना भोजन सामग्री लेकर शीघ्र ही उनके पास आते होंगे। अब जो क्या है, इसमें इंतजार बताया है। बच्चे जो है अपने माता पिता के लिए व्याकुल हो रहे हैं और वो झांक रहे हैं और बार बार देख रहे हैं कि उनके माता पिता जो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करने के लिए गए हैं वो आते ही होंगे। तो इस तारतम्य में क्या है कि वो लगातार उनकी कहते हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब आते हैं अब आते हैं, और इधर माँ बाप क्या है संघर्ष कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं बच्चों के लिए। दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, सब अपने खाने पीने की व्यवस्था में सब लगे हुए हैं। इसी प्रकार से जो पक्षी होते हैं वो भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, इंतजाम करने के लिए अपने घोंसलों से निकलते हैं और बहुत लंबे चौड़े एरिया में घूम फिर कर वो दाने पानी की व्यवस्था करके लौटते हैं। इसी प्रकार से इसी चीज़ के चित्रण कवि ने यहाँ पे किया है। नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना भोजन सामग्री लेकर शीघ्र ही उनके पास आते होंगे और उनका पेट भरेंगे। जो वो भूखे हैं उनका पेट वो भरेंगे, उनको वो खाना खिलाएंगे। उनके साथ ही वह अपने माता पिता का स्नेह स्पर्श, स्नेह यानी प्रेम, है ना, प्रेम, बहुत सारा प्रेम जो उनके अंदर है वो उनके माँ बाप के अंदर भी होगा में ही है,
वो आके उनको स्पर्श करेंगे, स्पर्श यानी छुएंगे, उनको खिलाएंगे, उनको चपेट लेंगे। ये प्रेम से संबंध है, पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल क्यों कहा गया है? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णिम काल इसलिए कहा गया कि साहित्य की दृष्टि से भक्ति काल जो है अपने आप में उस समय बड़े बड़े रचनाकार, बड़े बड़े कवि, इनका उदय हुआ, इसलिए भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। सूर, मीरा, तुलसी आदि कवियों दिव्य वाणी अंतःकरणों से निकलकर, अंतःकरणों ही हृदय से निकलकर उस समय देखो मीरा, सूर, मीरा, तुलसी ये हमारे जो ना बहुत बड़े कवि थे, और मीरा जो ना कृष्ण के प्रेम में रही है। ये सभी ने सब जानते हैं कि मीरा हुई बाबरी, है ना। ये बहुत कॉन्सेप्ट अपने में बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट रहा है। आदि कवियों दिव्य वाणी, दिव्य यानी अंदर से निकलने वाली आवाज, अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने तक फैली, यानी जो इनका साहित्य था वो देश के कोने कोने तक फैल गया। सभी जगह इनका साहित्य पढ़ा जाता है पूरे भारतवर्ष में। यही नहीं, इस काल का भाव पक्ष एवं कला पक्ष सशक्त एवं मार्मिक था। मार्मिक यानी किसी के जख्मों को भर देना, है ना। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा गया। बिंब विधान किसे कहते, उदाहरण देकर समझाइए। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय यानी जो हमारे मन की सोच है, हमारे अंदर की जो हमारे दिमाग की जो इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा इमेजिन करना, कल्पना करना, उससे संबंध इसका के आधार पर होता है। उदाहरण दृश्य, बिंब, बादलों के बीच में झांकता सूरज। अब ये कल्पना है, बादलों के बीच से झांकता सूरज, ये कवि की कल्पना है। और इसी संबंध में मैं आपको एक अगला जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े, उसमें तकरीबन मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा। एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, चूंकि हिंदी का पेपर बड़ा अहम पेपर होता है, और हिंदी में ना अगर सही तरीके से अगर पेपर में आ गई तो लोगों के 85 और 90 नंबर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही तरीके से वीडियो देखोगे, अध्ययन करोगे, आपको बहुत सारा सिलेबस इस साल फरवरी तक मैं अवेलेबल कराऊंगा। ये मेरी जवाबदारी है। अब आपकी जवाबदारी इतनी है कि वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ताकि आपके लिए पढ़ने की सही चीज़ मिल सके। क्योंकि वीडियो कई प्रकार के और बहुत लोग बनाते हैं, मैं नहीं, मेरे से अच्छे बनाने वाले हैं, बना रहे हैं, लेकिन उनमें से मैं भी हूँ। आप मुझे भी देखें, मैंने बहुत शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग इसलिए नहीं है क्योंकि समय का अभाव है और वक्त बहुत कम है, और काम आप लोगों को बहुत सारा करना है, और बहुत सारा काम जब ही हो पाएगा जब क्वेश्चन आंसर छोटे होंगे, आपको ज़्यादा याद हो पाएंगे, आपके दिल दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। और जब दिल दिमाग में कोई चीज़ बैठती है तो अपन मजा कर पेपर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और डरना नहीं है, अपने आप से लड़ना है, और मन पढ़ने का ना हो तो ज़बरदस्ती मत करो, उस चीज़ के लिए पढ़ने आप बैठो और अपने मज़े के लिए पढ़ो। पढ़ाई को वजन मत समझो। अगर आपने पढ़ाई को वजन समझ के करोगे तो आपको कुछ भी याद होने वाला नहीं है। जो आपने याद किया है वह भी आप भूल जाएंगे। तो मैं ये अपना अलविदा लेता हूँ, आप लोगों को अलविदा कहता हूँ, और मेरे वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।